দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। ঠিক আছে, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10 तक किया था एक्सरसाइज सी का। ठीक है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद जो है हम लोग एडिशनल और मिसलेनियस क्वेश्चन ये सब करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था मिस्टर पॉल। इसमें आंसर आया था 14.2। अच्छा, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10%। तो 500 इन्वेस्ट करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर बार इन्वेस्ट करना है। तो इसी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है, क्योंकि जब बार बार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एन्युटी होगा, जब एक बार करेंगे तो सिंगल कैश फ्लो होगा। बार बार सेम अमाउंट एक पीरियोडिक वे में करेंगे तो वो एन्युटी होता है। और बोल रहा है कि उससे इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। जो पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्रेडिट होने का मतलब पैसा जो मिलेगा 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। तो 12th टाइम ईयरली इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनके अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 500 करके एट द एंड ऑफ ईच ईयर देना है, और वो भी 12th टाइम। तो 12th टाइम मतलब 12 ईयर, 12th टाइम के बाद उनके अकाउंट में कैसा कितना पैसा होगा हर साल करके 12 बार, यानी फिर 12 साल। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ईयर एंड में 500 करके जमा करते जाना है। ईयर एंड में 500 करके जमा करते जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम। और ये फिर क्या है, ये 500 मेरा एनुइटी हो गया। ठीक है, तो एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, जिसमें टी है मेरा 12 ईयर और नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम है 1, क्योंकि ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हो गया। अब हम लोग को पूछा ये है कि 1 साल बाद उनके अकाउंट में कितना पैसा फ्यूचर में आएगा। 1 साल बाद द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर। अच्छा, 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। 12th टाइम इन्वेस्टमेंट करने के 1 साल बाद भी उनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो पहले 12th टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद कितना पैसा आएगा वो निकालते हैं, मतलब यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है एन्युटी का। तो अब ये एन्युटी क्या है? रेगुलर है, क्योंकि ईयर एंड है। तो ए इंटू 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। तो ए मतलब 500, 1 + i, आई मतलब 10%, एन मतलब 12 और आई मतलब 10%। तो देखते हैं कितना हो जाए। अच्छा, 500 डिवाइडेड बाई 10%, ये कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर 10% एडजस्ट कर सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 100 +1, तो इंटू 12 टाइम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -1 डिवाइडेड बाई 10%, ये जितना भी आया इंटू 500। तो फ्यूचर वैल्यू हो गया 10,692.14। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू 12th टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद। और उसके बाद भी कितना मिलेगा? जैसे बोला है मेन आंसर ये कि द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद 1 साल बाद
फिर 1 साल बाद इनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा ये हमें पूछ रहा है। 12 टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो आ जाएगा 10,692.14, और उसके 1 साल बाद कितना आएगा ये मेन क्वेश्चन का आंसर है। तो फिर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद ये पैसा कितना बन जाएगा। तो ये तो एन्युइटी है ऐसा नहीं बोला है, तो 1 साल बाद ये पैसा कितना बन जाएगा, इसका मतलब हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जो पैसा हमें मिल रहा है ये हम लोग इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें इस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो है वो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 साल बाद पूछा है, तो इस अमाउंट पे 1 साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट हमें अलग से कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10% मिलेगा। ठीक है, तो इस पे 10% प्लस ये वाला वैल्यू इंटू 10% प्लस ये वाला वैल्यू 10,692.14, तो ये हो जाएगा 11,761.35। 11,761.35, यहाँ पर देख लेते हैं 11,761.35, यानी कि ऑप्शन ए मेरा 35 आया। वो अप्रोक्सीमेशन के लिए, अगर उसको मतलब आंसर के साथ देखोगे तो कोई वैसे कंफ्यूजन है नहीं। ठीक है, ये ए ही होगा दिख रहा है, तो वो 6 हुआ है, उनके अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग अपना 11,761.35 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। बोलो, समझ में आ गया। বলো, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, 12th नंबर में बोला है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ऑफ 5,000। तो ये एनुइटी का क्वेश्चन है, पता ही चल रहा है। 5,000 पर एनम फॉर 12 ईयर, तो हम लोग 5,000 हर साल 12 साल के लिए जो है एनुइटी कर रहे हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो 5,000 कब जमा करेंगे, शुरुआत में कि एंड में नहीं बोला है, तो एज्यूम की एनुइटी रेगुलर, तो एनुइटी रेगुलर का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है A/I 1 - 1 / 1 + I होल टू दी पावर n। देख लेते हैं कितना हो जाएगा। एन्युटी है 5,000, इंटरेस्ट बोला था आई थिंक 4%, हम एक बार देख लेते हैं फिर से। हाँ, 4%, और 1 - 1 / 1 + 4%, और एन क्योंकि पर एनम है तो जितना टी उतना ही एन होता है, जब पर एनम मिलता है जितना टी उतना ही एन हो जाता है, तो ये 12 रह जाएगा। और हम लिख के नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नंबर ऑफ कन्वर्जन मेरा कुछ अलग नहीं आएगा तब तक मेरा जो टी है, अगर ये 1 आएगा तो जो टी है वही एन हो जाएगा किसी भी केस में। जब ये चेंजेस तब होता है जब नंबर ऑफ कन्वर्जन कुछ और होता है, लाइक सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना आंसर आएगा। 4% मतलब 4/100 + 1, ये आ गया। अब इसको 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जितना भी आ गया इसको मेमोरी में रखेंगे। 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1, ये आ गया, इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 4%, 46,925, 46,925, ये हो गया मेरा आंसर कि प्रेजेंट वैल्यू होगा 46,925। 5,000 करके 12 साल में अगर इंटरेस्ट ना भी जोड़े, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा है, तो 60,000 होता है। ठीक है, वैसे इंटरेस्ट मिलेगा तो और भी ज्यादा होगा। उस वो सारे 5,000 जो हम लोग 12 साल में जमा करने वाले हैं, उसका टोटल वैल्यू अगर आज देखें तो वो होता है 46,925। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाता है। ये 46 है, नहीं होगा, ये 46,850 है, ये 15 है, 46,925.40। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 46,925 तो मेरा आंसर आया हुआ है 0.40। तो हम लोग चाहे तो लिख सकते, शायद मेरा भी अप्रोक्सीमेशन 368 आया, 37 हो जाएगा। वो तो देखो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना डिजिट लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी आंसर लिखने के लिए हम लोग अपना कैलकुलेटर में पूरा डेटा लेके करेंगे तो भी हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा जिससे हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। 13th नंबर में देखो,
ये जो है ये बेसिकली परपिचुइटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला जो है, ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड, ये वाला जो बोला है, तो ये वाला क्वेश्चन हम जो है बाकी रख देते हैं, ठीक है। ये परपिचुइटी का है। जब हम लोग परपिचुइटी पढ़ेंगे, परपिचुइटी कब पढ़ेंगे, अगर आज हुआ तो आज ही पढ़ा देंगे पहले। अदरवाइज जो पॉइंट बाकी है, एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वहां पर हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो जब परपिचुइटी का पॉइंट आएगा तो मुझे एक बार याद दिलाना है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने बाकी रखा है, क्योंकि तब समझाएंगे तो तभी बता देंगे, अभी अलग से और नहीं बता रहे, ठीक है। तो 13 को मैंने यहाँ पर बाकी रख दिया। अब इसके बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर मिसलेनियस वाले टॉपिक में। मिसलेनियस, इसमें 4D। अब मिसलेनियस वाला क्वेश्चन का करने का बेनिफिट सबसे ज्यादा ये होता है कि इसमें सारे क्वेश्चन मिक्सड अप होते हैं, कौन सा सिंपल इंटरेस्ट का है, कौन सा कंपाउंड, कौन सा एन्युटी, अब हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि हम पूछेंगे, ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, पी कितना होगा, ये हमें पूछा है। तो आर का मतलब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टी मतलब टाइम, ए मतलब अमाउंट होता है, पी पूछा है। तो फिर मुझे बोलो कि यहाँ ये क्वेश्चन किस चीज का है, एन्युटी का है कि सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है, या फिर कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसका है। ऐसा भी हो सकता ম্যাম এটাতে সিম্পল ইন্টারেস্টও তো হতে পারে। है। देखो ये पता नहीं चल रहा है कि किसका है, सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, सही बात है, कंपाउंड भी, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि किस चीज का है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन बाई चांस आ गया तो हमें ट्राई करके देखना चाहिए कि किस चीज का है, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्राई करके देखेंगे, लाइक जैसे लगा कि सिंपल इंटरेस्ट का है तो ट्राई करके देखेंगे। वैसे देखो एग्जाम में हिंट्स दे देगा, ये एक बहुत ही मतलब अजीब सा दिया हुआ है। अजीब सा इन द सेंस हम ये बोल रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है, तो चेक करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम लोग चेक अगर करें तो कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पी निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर। है, बोलो। এ ইকুয়ালস টু পিটিআর বাই 100 হতো। ए नॉट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ए माने तो पी प्लस आई। হ্যাঁ ম্যাম, সিম্পল ইন্টারেস্ট যখন করেছিলাম তখন এ যদি বের করতে বলতো তো ওই ফর্মুলাটা লাগতো। ए इक्वल टू पी प्लस आई को तुम। হ্যাঁ, ইকুয়ালস টু বি প্লাস আই। हम्म तो अभी देखो ए हमें पता है कितना है, 5200, ठीक है। बट मुझे निकालने क्या बोला है, पी निकालने बोला है। आई क्या निकलेगा, चलो ट्राई करते हैं। आई हो जाएगा पी इंटू आर, पी तो नहीं पता, पी पी लिखो, आर जो है वो बोला है 5%, तो 5% लगा लो, टी जो है वो 6 years बोला है, ठीक है। अब कैलकुलेट करो सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 6 इंटू 5% कितना हो जाएगा, पी इंटू 0.3। तो P प्लस P इंटू 0.3, तो 5200 इक्वल टू 1.03 P। तो P कितना हो जाएगा, 5200 डिवाइडेड बाई 1.03, देखो कितना आता है। तो इसमें आंसर आ रहा है 5048, ठीक है। 49 बोल सकते हो बिकॉज 0.5 है, पहले देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 5048, तो देखो यहाँ 2000 है, 3880 है, 3000 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नन ऑफ दिस होगा, लेकिन अभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि ये किस चीज का क्वेश्चन है, तो अभी कंफर्म नहीं कर सकते। अभी तीनों तरीके से देख लेना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, इसको एन्युटी मान के भी देख लेना है। अगर तीनों में ही जो आंसर्स आएगा वो किसी ऑप्शन के साथ नहीं जाता है, देन हमें डी देना पड़ेगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट से तो ऑप्शन नहीं बना, मतलब ऑप्शन के साथ मैच नहीं हुआ, और डी हम एक आंसर से डी नहीं बता सकते। तो मुझे सेकंड में जो है, हम लोग चलो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ट्राई करते, जैसे जैसे सीखा वैसे ट्राई करते हैं। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। अब ए कितना है, 5200, पी निकालने के लिए बोला है, आई कितना है 5%, एन कितना है 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5200 इक्वल टू पी इंटू 1.05 होल टू दी पावर 6, therefore p इक्वल टू 5200 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर 6। अब ये देखना पड़ेगा कितना आएगा, तो 1.05 होल टू दी पावर 6 मतलब 2 3 4 5 6, ये आ गया। अच्छा अब यहाँ पर कर लेते हैं चलो मेमोरी प्लस, और 5200 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तो इसमें आंसर आ जाता है 3880।
तो 3880.32, पॉइंट नहीं लिख रहे, देख लेंगे, जो नियरेस्ट आंसर होगा वो दे देंगे। 4D का हमारा 3880 आ रहा है। क्या 3880 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो ऑप्शन बी हो गया। इसका मतलब ये एनुइटी वाला, सॉरी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था। ठीक है, तो अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो इस तरीके से ट्राई करके देखना पड़ेगा। बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है, तो अब सेकंड वाला यस देखते हैं। हाँ, पी बोला है 1000, एन बोल दिया है 4, आर 5%, देन सी आई। अब सी आई जब बोल दिया है तो ये किस चीज का क्वेश्चन है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, चलो निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है ए माइनस पी करेंगे तो निकल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू हो जाता है पी इंटू वन ए, प्लस आई। right। तो अब पी कितना है? 1000, एन है 4, पी है 1000, आई 1 प्लस आई कितना है? आई है मेरा 5%। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? जब पर एनम बोल दिया है, ठीक है, 5% पर एनम। लेकिन कंपाउंडेड कैसा है वैसा नहीं बोला है। मतलब कंपाउंडेड जैसे बोला जाता है ना, 5% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, कुछ नहीं बोला है तो हमेशा एनुअली मानना होता है। ये पहले से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस बात को। जब कुछ नहीं बोला है तो कंपाउंडेड एनुअली। इन मुझे 4 दे दिया है तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, और ये हो गया मेरा 1000। 1000। अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1.05, 1.05 इंटू 4 बार, 2 3 4 इंटू 1000, जितना भी आया -1000। मैंने एक ही बार में कैलकुलेटर पे सारा कर दिया, तो ये हो गया 215.50 ऐसे आ रहा है। ठीक है, मैंने बार बार लिख के नहीं किया क्योंकि मैंने एक ही साथ ए माइनस पी लिख दिया। तो मैंने पहले कैलकुलेटर पे ये निकाल लिया, आराम से निकल गया, फिर -1000 कर दिया, डायरेक्टली मुझे आंसर मिल जाएगा 215.50। तो देखो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया, अच्छा बात है ए। ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर आ ही जाता है, क्योंकि हम कैलकुलेटर का कोई भी डेटा हटाते नहीं है, पूरा डेटा से कर देते हैं, तो भी हमारे पास ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। ठीक है, ये 2 वाला समझ में आ गया। हाँ मैम। अच्छा देखो, बोल रहा है द टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कितने समय में कोई एक पैसा डबल हो जाएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मतलब कितना समय नहीं पता। ठीक है, अगर हम x रुपीज जमा रहे तो मेरा 2x हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो ये मेरा p है, तो ये मेरा a हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि निकालना है कितने समय बाद होगा, ये हमें निकाल के देना है। और इंटरेस्ट रेट है 5%। मुझे क्या निकाल के देना है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मुझे टी निकालना है बेसिकली। ठीक है, कंपाउंड हो या जो भी हो, टी निकालना है। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ठीक है, तो ए मेरा कितना है? 2x। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट वाले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब रेट भी मुझे लग रहा है सेम ही है, शायद ना भी हो, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, डबल कितने समय में होगा। अब इसको हम एन ही रखने देते हैं। एन का मतलब क्या होता है? देखो, मुझे टी का आंसर चाहिए। ठीक है, एन मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। मैंने इस बात को स्पेसिफिकली बोला था कि याद रखोगे कि मुझे निकालने के लिए क्वेश्चन में लेकिन टी दिया है, ये देखो मैंने कर रखा है, और एन के हिसाब से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों साइड से x चला जाएगा, तो 1.05 टू दी पावर एन हो गया, तो 2 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर एन। अब मुझे देखना है कि 1.05 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 2 आता है। तो ये देखो 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। देखो, अगर हम 14 टाइम करते हैं तो मेरा आता है 1.9799, मतलब नियर अबाउट 2। ठीक है, और अगर और एक बार कर लेते हैं तो
मोर देन 2 हो जाता है, मतलब मेरा आंसर जो है 14 और 15 के बीच का होना चाहिए। इसका आंसर लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ऐसा 2 क्वेश्चन किया था और इसके पहले भी किया था, ये भी मैंने बताया था अगर तुम लोग को याद है तो। इसका आंसर 14.2 होता है, मतलब कर करके याद हो गया मुझे। बिकॉज देखो 1.05 सेम यही डेटा हमारे बहुत सारे क्वेश्चन में निकल के आया था। वैसे भी अगर मतलब याद नहीं भी रहे, कौन सा याद रखने का जरूरत है, कोई हम लोग थोड़ी ना कुछ रटने वाले हैं कि भाई ये मुझे आंसर रट लेना चाहिए। हम तो एक बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरा ये डेटा से 14.2 के इनका आंसर दिया हुआ है। और ये मैंने बोला था डर्टी पावर लगा के देख भी सकते हो, और मैंने चेक भी करवाया था, ठीक है, तो चेक करके देख भी सकते हो, उसमें मेरा 2 आने का चांसेस हो जाएगा। अब ये मेरा आंसर फिर क्या होगा, एन का वैल्यू मेरा हो जाएगा या तो 14 या तो 15। लेकिन ऑप्शंस देखो, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, मेरा यहाँ पर एन और टी जो है वो सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 1 है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो जो मेरा एन है वही मेरा टी होगा। मुझे टी पूछा है तो हम एन का जो वैल्यू मानेंगे वही मेरा टी होगा। तो इसका मतलब मेरा टी का आंसर क्या हो जाएगा, या तो 14 या तो 15, या फिर ऑप्शन में हमें जाके चेक करना पड़ेगा ऑप्शन इन्होंने क्या दे रखा है। तो देखो 14 और 15 के बीच का तो 10 तो नहीं होगा, 14-15 के बीच 10 नहीं आता है, 14-15 के बीच 12 नहीं आता है, या तो 14.2 आता है या नन ऑफ दिस आता है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, जो नियर अबाउट आंसर होगा तो वो 14.2 होना चाहिए। तो इसका मतलब 1.05 टू दी पावर 14.2 करने से मेरा 2 आएगा। और मैंने ये डर्टी पावर जो सिखाया उससे तुम लोग एग्जाम में चेक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने इसका चेकिंग शायद लास्ट ईयर उसके पहले किसी क्लास में करवाया था, तुम लोग खुद से ये चेक कर सकते हो, इससे डर्टी पावर तुम लोग को याद भी हो जाएगा, जो स्टेप्स है कि किसके बाद क्या किया जाता है, ठीक है। इस पे लगा के देखना, ये 1.9999 ऐसा कुछ आता है, मतलब एकदम नियर अबाउट 2 आ जाएगा आंसर हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो 3 का आंसर 14.2 यानी कि सी हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या बोला है। ए 10,000 इन 18 ईयर्स आर 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पी कितना होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया है, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये हम लोग मान के देख सकते हैं। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + I होल टू दी पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर ए है 10,000 और पी कितना है, पी निकालना पड़ेगा, 1 + I है मेरा 4%, और इन है 18 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी कन्वर्जन जो है वो पर एनम होगा, तभी एन को ईयर्स में लिखा है। देखो ए नॉट टी यहाँ पर भी बराबर होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट देखो पर एनम बोला है, मतलब ईयरली मिलेगा, तो फिर ए नॉट टी बराबर हो जाएगा। तो पी का आंसर कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.04 टू दी पावर 18। टू डी হবে। 3 डी होगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2.02 और 10,000 हम दिखा देते हैं। डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉर्ड 493 डी, सही है, डी है। Fifth number, the time by which a sum of money would triple itself at 8% per annum compound interest। कितने समय में कोई पैसा 3 गुना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो एक्स जो है 3x हो जाएगा। अगर 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, 8% पर एनम का मतलब ईयरली 8%। एन नहीं पता, वही तो निकालना है। और यहाँ पर ए नॉट टी बराबर होगा, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 8% पर एनम बोल दिया है, कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोला है, तो ईयरली। तो यहाँ पर 3x/x 1.08 होल टू दी पावर एन। तो देखते हैं 1.08 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 3 आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 में आ जाएगा 3.17, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 14 वाला भी मुझे एक बार रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ पर देख लेंगे, मेरा यहाँ हिस्ट्री में दिखा देगा।
2.937 ऐसा आ रहा है, 2.93 इस तरीके से आ रहा है। तो 14 और 15 के बीच का होना चाहिए। तो 14 और 15 के बीच में कौन सा आंसर होगा बोलो? 14 और 15 के बीच में देखो 12 नहीं हो सकता है, 14 भी नहीं होगा, क्योंकि 14 और 15 के बीच में मतलब मोर देन 14 होना चाहिए। तो मेरे पास दो आंसर है, नन ऑफ दिस और 14.28। हाँ, नन ऑफ दिस और 14.28। ठीक है, तो 14.28, देखो मैंने क्या बोला है, मुझे हमेशा नन ऑफ दिस अवॉइड करना चाहिए जब तक मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है इस चैप्टर के लिए, तभी। अगर कुछ ना आया देन हम लोग नन ऑफ दिस में टिक करेंगे। तो 14.28 होता है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 14.28 ईयर्स, ऑप्शन ए। अब अपने कंफर्मेशन के लिए इसके ऊपर 14.28 लगा के डर्टी पावर से चेक कर लेना, चेक करने से आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 ना भी आए तो 2.9999 ऐसे करके आ जाएगा। बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ मैम। ठीक है, अब 6 नंबर में बोला है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही एन्युटी लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एन्युटी ऑफ 80 का ए ईयर फॉर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम इज। तो 80 क्या है? 80 ए है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अब ये 80 कैसे हम लोग जमा करते हैं ये हमें नहीं पता, और मतलब बिगिनिंग या एंड में। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे एंड, तो एन्युटी रेगुलर, तो एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि कुछ ऐसा होता है, ए बाई आई 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 80, आई मतलब 5%, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 5% होल टू दी पावर एन, कितना हो जाएगा 20 ईयर्स के लिए। तो ये भी यहाँ पर भी A0t बराबर होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोला है तो ईयरली। ठीक है, तो 1.05, इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 हो गया। ठीक है, तो मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ये जितना भी आया, -1 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5%। तो 9996.9 आ रहा है, मतलब 997 मान सकते हैं, 997 ही लिख देते हैं, 997। तो ये रहा 997 अप्रोक्स, मतलब ऑप्शन ए हो जाए। अच्छा, 7th नंबर का देखते हैं। 7th नंबर में बोला है यहाँ से, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन तो बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए कुछ नया नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें जो है समझने वाला अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि ए पर्सन बॉट ए हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन, कैश डाउन मतलब डाउन पेमेंट, जो घर खरीदा उसके लिए उन्होंने 20,000 डाउन पेमेंट किया, एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर्स। और अब देखो डाउन पेमेंट किया, इसका मतलब जो अमाउंट डाउन पेमेंट नहीं कर पाए उसका लोन ले लिया। ठीक है, अब लोन का जो ईएमआई है वो क्या है, यहाँ मंथली नहीं है, ईयरली है। बोल रहे 4,000 करके हर साल के एंड में 25 साल तक भरते जाना है। ये 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भरना है। ठीक है, तो कैश डाउन प्राइस क्या होगा? अब ये कैश डाउन प्राइस क्या है? क्या ये फिर गलत लिख दिया है, ये कैश डाउन फिर ये कैश डाउन? नहीं, देखो बोल रहे कैश डाउन प्राइस का मतलब कुछ नहीं, ये होता है कि अगर हम लोन ना लेके पूरा कैश में ही खरीद लेते तो मेरा इस घर का कितना लेने का खर्चा कितना पड़ जाता। मतलब हम ये समझाते हैं, देखो मान लो मैंने यहाँ पर एक घर खरीदा। ठीक है, इस घर का जो भी प्राइस बताया, मैंने बोला कि हम ना डाउन पेमेंट कर देते, जिसको कैश डाउन पेमेंट बोल सकते हैं, या कैश डाउन प्राइस। तो कैश डाउन पेमेंट कर दिया है 20,000। ठीक है, अब 20,000 का घर नहीं है, ये 20,000 एंड समथिंग कुछ है। ठीक है, जो समथिंग हम लोग दे नहीं पा रहे वो हमारा लोन हो गया, और इस लोन का कैसे करके हमें पे ऑफ करना है, 4,000 करके एट द एंड ऑफ ईच ईयर 25 साल के लिए।
तो इसका मतलब मुझे 25 साल तक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जो भी है मेरा कम ज्यादा जो भी हुआ है छोड़ो, ये जस्ट समझाने के लिए ऐसे मुझे हर साल के एंड में 4000 करके देते जाना 25 साल तक। ठीक है। तो अब मुझे पूछा है कि कैश डाउन प्राइस क्या होगा। मुझे बोला है कि कैश डाउन प्राइस मतलब अगर लोन नहीं लेते तो मुझे कितना पैसा देने से ये घर हम खरीद सकते। तो देखो मुझे 20,000 तो देना ही पड़ता, जो हम अभी जैसे मान लो मैंने एक 10,000 रुपए का लैपटॉप लिया, ठीक है, मैंने 2,000 डाउन पेमेंट किया, तो मैंने कितने का लोन ले लिया, 8,000। अब मेरा ये 8,000 मान लो हम देने वाले हैं 10 ईएमआई में, तो 8,000 रुपए अगर हम 10 बार में देंगे तो मेरा 800 करके पड़ेगा, लेकिन लेने वाला तो मेरे से 800 लेगा नहीं, वो इंटरेस्ट जोड़ के लेगा। तो मान लो मेरा एक एक ईएमआई पड़ रहा है 810 रुपया करके, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूट करे तो 800, लेकिन मुझे कोई नो कॉस्ट ईएमआई देगा कि नहीं देगा वो तो मुझे नहीं पता ना, कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो मान लो मेरा ईएमआई 810 करके 10 बार देना पड़ेगा, तो मुझे बेसिकली 8100 देना पड़ेगा, ये 100 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। अब मुझे कोई अगर ये पूछ ले कि अगर ईएमआई नहीं दे के आप खरीदते तो आपको कितना देना पड़ता, तो हम बोलेंगे मुझे 10,000 रुपए देने से काम बन जाता, जबकि मुझे अभी कितना देना पड़ रहा है, अभी मुझे देना पड़ रहा है 2,000 पहले दिया और अभी ये सारे ईएमआई का टोटल करके 8,100, मतलब मुझे 10,100 रुपए देना है, जो कि अगर हम लोन ना लेते तो मुझे 10,000 देने से ही हो जाता। तो यहाँ पर कैश डाउन प्राइस का मतलब यही है कि अगर हम लोन नहीं लेते तो मुझे कितना देने से हम ये खरीद पाते। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो देखो ये सारे जो 4,000 है ये सभी का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने से काम बन जाएगा। सभी 4,000 का प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो 4,000 रुपए मेरे से लिया जा रहा है 25 साल तक, वो अगर हम 4,000 रुपए 25 साल तक ना देके अगर हम उसका आज का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ही मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे अगर अभी कैश देके खरीदना है तो मुझे आज का प्राइस पता होना चाहिए। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोन के ऊपर एन्युटी तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर हो जाएगा। तो A/I 1 - 1 / 1 + I होल टू दी पावर n, ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तो ये लग जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि हम 4,000 का आज का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो 4,000 हम एक साल बाद के एंड में देने वाले वो अगर हम आज ही दे देते तो मुझे कितना देना पड़ता, जो 4,000 हम सेकेंड ईयर के एंड में देंगे वो अगर आज दे देते तो कितना होगा। तो ऐसे करके 25 साल तक जितने सारे 4,000 जा रहे हैं उसका आज का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने रुपए का लोन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 4,000। आई मेरा कितना है, इंटरेस्ट जो है वो है मेरा 25%, सॉरी 5% 25 साल के लिए। ম্যাম এটা 4,000-এর পার ইয়ার বের করছি, তো 1,00,000-এর উপরে যদি বের করি প্রেজেন্ট ভ্যালু, তাহলে ওই একই বেরোবে তো? 1 লাখের উপরে বলতে ওই 25 × 4,000 করে বলছো? হ্যাঁ, 1 লাখের উপরে না, প্রত্যেকটার আলাদা ডিসকাউন্ট হবে। চার মানে 1 লাখের করলে তো তুমি শুধু 1 লাখের একেবারে 25%-এর ভ্যালু মানে 25% ডিসকাউন্ট করে বের করছো, কিন্তু প্রত্যেকটা 4,000-এর ডিসকাউন্টেড ভ্যালু তো আলাদা হবে না, 2 বছর পরেরটার ভ্যালু আলাদা, 3 বছরেরটা আলাদা, ডিসকাউন্টিং রেট তো চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ 25 একবার ডিসকাউন্ট হবে প্রথম 4,000-এর জন্য, দ্বিতীয়র জন্য 2 বার হবে, তৃতীয়র জন্য 3 বার হবে, চতুর্থের জন্য 4 বার হবে, তাহলে শুধু 1 লাখের উপর করলে ওই ইম্প্যাক্টটা তো আমরা দেখাতে পারবো না। হ্যাঁ, সেই জন্য ঠিক আছে। আলাদা আলাদাই করতে হবে। আলাদা আলাদা করা মানে এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করলে অটোমেটিক্যালি আলাদা আলাদাই হয়ে যাবে। तो ये देखो 80,000 और ये वैल्यू देख लेते हैं 5 / 100 इंटू 25, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 / मेमोरी रिकॉल -1 प्लस माइनस लगा देते हैं, ये इतना हो गया, इंटू 4,000 एक ही बार में कर लेते हैं, /5%। तो मेरा आ जाएगा 56,375। हाँ वही लिख देते हैं, 56,375.7, मतलब 376 भी लिख सकते हैं। देखते हैं क्या दिया।
अच्छा, मुझे पूछा है कैश डाउन, तो ये तो मेरा लोन अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। अब मुझे लिखना है कि कैश प्राइस फिर कितना हो जाएगा। तो कैश डाउन प्राइस क्या होगा, अगर हम कैश में लेते तो मुझे देना पड़ता 56,375। ठीक है, मतलब जो अमाउंट का मैंने लोन लिया, जिसको पे करने के लिए मुझे 4,000 रुपए करके देने के लिए बोला गया, और प्लस जो मैंने डाउन पेमेंट किया वो तो वो लेंगे ही, ठीक है, वो तो मुझे वैसे भी देना पड़ता। तो ये हो गया 76,375, ये आंसर होगा 76,375.50। तो मैंने 5 तक के रखा, तो ऑप्शन सी के साथ ये हम लोग का मैच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 8th नंबर वाला बोल रहा है, ए मैन परचेज्ड ए हाउस वैल्यूड 3 लाख, ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस with interest at 12% per annum compounded half yearly in 20 equal half yearly installment। जस्ट इसका ऑपोजिट दे दिया, यहाँ पर हमें ये बता दिया है कि घर कितने का है। उसमें पूछा था घर का वैल्यू, तो घर 3 लाख का है, जिसमें से हम लोगों ने 2 लाख पे कर दिया, तो कितने का लोन लिया? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, तो ये देख, मेरा लोन अमाउंट जो हम नहीं दे ওটাতে पाएंगे वही मेरा लोन है। बोल। ম্যাম ওটাতে মানে এই অঙ্কটাতে ওই 4,000-এর মতো ওই অ্যামাউন্টটা বের করতে বলেছে। হ্যাঁ, 4,000 যে অ্যামাউন্টটা দেয়া ছিল সেই অ্যামাউন্ট আমাকে বের করতে বলেছে। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि कितना इंटरेस्ट के साथ हम लोगों को जो है हमारा इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो मतलब साल में कितना बार इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा? ম্যাম দুবার। 2 बार। ठीक है, 12% पर एनम इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे साल में 2 बार जो है इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, 6 6 मंथ्स के गैप में, इसका मतलब। ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा? क्या मुझसे 12 12% 2 बार लेगा? वो तो नहीं लेगा ना, क्योंकि वो तो साल में। तो कितना हो जाएगा? 6 6%। ठीक है, ऐसे चलेगा। अब ये कितना टाइम चलेगा? बोल रहा है कि 20 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बता सकते हो, 20 इंस्टॉलमेंट में 20 का मतलब क्या हो गया इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 20, तो 20 क्या हो जाएगा? इन মানে इन এন, का হ্যাঁ। मतलब 20 हो 20। जाएगा। तो मुझे ये बताओ, बिना कोई कैलकुलेशन के, कि अगर मुझे 20 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा तो कितने साल का लोन हो गया? ऐसे ही पूछ रहे हैं, यहाँ से बता ম্যাম सकते हैं 40। आराम से। बाद में 1 কি year করবে? 8 কুড়িটা ইনস্টলমেন্ট দিতে হবে, এক বছরে একবারে দুটো দিতে হয়, তাহলে কত বছরের লোন এটা? আচ্ছা। 10 মাসের। 10 বছরের, ও 10 হ্যাঁ হ্যাঁ 10। বছর। মাস হবে না না। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, देखो हमें 20 इंस्टॉलमेंट देना है, ठीक है। मेरा ये सॉरी, यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। मुझे टी, मैंने तुम लोग को बोला टी निकालने के लिए। देखो सिंपल कंसेप्ट है, मुझे एक साल में दो दो इंस्टॉलमेंट देना है, तो मुझे 20 इंस्टॉलमेंट देना है, तो फिर साल में 2 इंस्टॉलमेंट, तो फिर 10 साल का होगा। ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन। बाकी फॉर्मूला लिखोगे तो ये देखो, नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना बार है? 2 बार है एक साल में, तो टी कितना हो जाएगा? 20/2, यानी कि 10 साल का ये लोन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10 साल का ऐसे सर्कल होगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, उतना हम नहीं कर रहे, जस्ट समझाने के लिए। अब हम लोग को पूछ क्या रहा है आगे, और देख लेते हैं। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि जब परचेज होगा उसके 6 मंथ्स बाद से लेकिन मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो मान लो यहाँ परचेज हुआ, ठीक है, तो ये मान लो 6 मंथ्स का गैप है, उसके बाद से मुझे जो है इंस्टॉलमेंट पे करना है, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा? हर एक इंस्टॉलमेंट मतलब वही जो बोल रहे हो कि ए निकालने बोला है, बिल्कुल ए निकालने बोला है, जैसे उस क्वेश्चन में जो 4,000 था वही हमें निकालने बोला है। तो हम लोग क्या करें, लोन का अमाउंट हमारा हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होता है। एक एन्युटी वाले क्लास में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, जब भी लोन आएगा तो हमें प्रेजेंट वैल्यू, ये 1 लाख प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू लगा लोगे, लगा सकते हो, बट मिसिंग फिगर्स मेरा मोर देन 1 होगा, तो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे ये भी मैंने दिखा दिया था। ठीक है, अब ये एन्युटी रेगुलर है क्योंकि लोन का बात है, पहला बात। ठीक है, तो जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट है वो ईयर एंड में होगा, वैसे भी बोल दिया है। ठीक है, कि
6 मंथ्स के एंड में होगा। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू है अमाउंट लोन का 1 लाख, ठीक है। ए निकालने के लिए बोला है, आई है मेरा 6% करके 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6%, और एन मेरा हो गया 20। अब देख लेते हैं, जितना ए आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो पहले ये वाला कैलकुलेशन कर लेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1, ये आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 6%, तो ये कुछ इतना आ जाएगा। तो मुझे ये प्लस माइनस करके, मतलब ए इंटू इतना, तो ए का मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, तो फिर से इसको मेमोरी में दे देते हैं, तो ये हटा देते हैं। मेमोरी प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 8718.45, 18.455, तो हम 46 कर लेते हैं, देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। 8718.45, अच्छा इन्होंने 45 ही रखा है, तो कभी कुछ रख रहे हैं, ठीक है। फिर भी हमारा काम तो बन रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8718.46 ये आंसर आ जाएगा। मतलब मेरा जो इंस्टॉलमेंट है उसका वैल्यू हो जाएगा 8718.46 विद इंटरेस्ट ऑफ 6%। और ऐसा हम लोग 20 टाइम्स पे करेंगे तो 1 लाख का लोन हमारा जो है चला जाएगा। मतलब हम लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे पता है, 8718 करके हमें देना पड़ेगा 20 टाइम्स, ठीक है। तो ये इतना दे रहे हैं, 1 लाख की जगह इतना दे रहे हैं, मतलब 74,369 रुपीज हमें इंटरेस्ट जो है काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 8th नंबर तक हम लोग का हो गया। अब हम लोग करेंगे ये एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। तो एडिशनल क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन 1, बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन 20,000। ये तो आसान है, 20,000 रुपए पे 5% करके 4 साल का कंपाउंड और सिंपल दोनों इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसका डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल ले। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी। तो पी कितना है, पी है हम लोगों का 20,000, आर है 5% और ये 4 years। तो कितना हो जाएगा, 80,000 पे 5% मतलब 4,000। कंपाउंड इंटरेस्ट ए इंटू 1 प्लस, ऐसे लिखते हैं ए माइनस पी। ए मतलब पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर इन माइनस पी, जैसा है वैसा लिखती है। पी कितना है 20,000, 5%। इन कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो कंपाउंडेड ईयरली है तो फिर ये भी मेरा 4 ही हो जाएगा -20,000। अब ये पूरा पूरा कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 1.05 होल टू दी पावर 4, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 234 इंटू 20,000 -20,000। तो ये आ गया 4310.125 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, हमें डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कंपाउंड ज्यादा है तो कंपाउंड माइनस सिंपल कर लेंगे। तो 4310.125, अगर हम लोग पॉइंट लेना चाहते हैं तो ले, ना लेना चाहते ना ले, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नियर अबाउट 310 आ रहा है। ये देखो ऑप्शन डी, इन्होंने भी पॉइंट वाइंट नहीं लिया है, 310 ऑप्शन डी मैच हुआ। बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक। फिर क्वेश्चन 2, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेट्स ऑन 10,000, द रेट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीइंग 6% एंड फॉर द थर्ड ईयर 9% पर एनम। बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ऑन हाफ ईयर्स रेट्स ऑन 10,000, ठीक है।
हाफ ईयर्स का मतलब है कि इंटरेस्ट हाफ ईयर्स में मिलता है, मतलब 6 मंथ्स के गैप में मिलता है। कितने रुपीस के ऊपर मिलने वाला है? 10,000 के लिए। द रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीइंग 6%। फर्स्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट है 6%, कुछ नहीं बोला है तो पर एनम, और थर्ड ईयर का है 9% पर एनम। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया। 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है, 1, 2, 3। यहाँ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, और पहले 2 साल है 6% पर एनम। ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है, ठीक है। इन्वेस्ट कितना कर दिया है हम लोगों ने? 10,000। अच्छा, अब लेकिन ये कंपाउंडिंग कैसे होगा? बोला है हाफ ईयर में। ये लैंग्वेज बोल रखा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 6% के जगह कितना मिलेगा? 3% करके 2 बार। और ये 9% की जगह कितना मिलेगा? 9 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5% करके 2 बार। तो हम लोग को निकालने क्या बोला है? तो बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ऑन हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑफ 10,000 एट द रेट ऑफ फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दिस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा a माइनस पी करके, ठीक है। तो ए कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ए मुझे 2 अलग बार निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ए एक ही जैसा निकल जाएगा, बट यहाँ पर फिर से रेट चेंज होगा तो अलग करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक निकालेंगे, फिर इसके बाद, क्योंकि एक ही साथ 3% और 4.5% तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अप टू सेकेंड ईयर तक का हम लोग निकालते हैं। तो अप टू सेकेंड ईयर तक का ए मेरा हो जाएगा ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है। तो ए, पी मतलब 10,000, आई मतलब 3%, एडजस्टेड हो गया। इन कितना हो जाएगा? 2 साल में कितना हम लोग कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा हाफ ईयरली है बोलो। हम 4 बार। हम्म, 4 बार सही है। तो ए कितना हो जाएगा? 1.03234 इंटू 10,000, 11,255.0881 लिख दिया। नहीं भी लिखो पॉइंट वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक मुझे पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे इसकी में आगे जाके जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4.5% करके मिलेगा। मतलब फिर यहाँ का ए कितना हो जाएगा ये निकालना पड़ेगा। तो फिर से सेम फॉर्मूला, क्योंकि है तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए इक्वल टू 1 + p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर 1 1 रहेगा, आई कितना हो जाएगा? 4.5%। और कितने बार अब इंटरेस्ट मिलेगा? ये नेक्स्ट थर्ड ईयर में मुझे कितना नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा? ड्रॉ देख के भी दिख रहा है दो कितना बार नंबर? 2 बार मिलेगा, दो ठीक बार है। 2 बार मिलेगा। यहाँ पर पी कितना हो जाएगा? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, उस बात को दिमाग में रख के बोलना है कि पी कितना हो जाएगा। बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ये 10,000 पे 3% मिलके जितना आया उसके ऊपर फिर 3% मिला, फिर जितना आया उसके ऊपर 3% मिला, ऐसे करके होता है ना। तो फिर अभी 11,200 बोलो। 200 ছোট हाँ করে हाँ হবে। हाँ, इसके ऊपर होगा। वही हम बोल रहे हैं कि देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो उस बात का ध्यान में रख के हमें बताना चाहिए। तो मेरा फाइनली ए कितना निकल के आएगा? तो ये जो अमाउंट है 4.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 बार हो गया, इंटू 11,255.0881। तो ये आ रहा है 12,290, ऐसा आ रहा है। 0.84 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट वाला डेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12,290.84 माइनस 10,000। तो इंटरेस्ट जो है वो निकल के आएगा 2290.84, अगर हम पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। बाकी देख लेते हैं कि इन्होंने ऑप्शन कैसा रखा हुआ है। 2290, ठीक है। तो मुझे बोलो कौन सा आंसर होगा, या फिर नए नए मैट में कुछ अलग लिखा हुआ है? ऑप्शंस तो देख सकते हो, या फिर यही 290 সে হ্যাঁ বলো, কিছু আছে আলাদা নাকি এই অপশন গুলোই রেখেছি? একই আছে। একই আছে, তো বলো কি আনসার होगा।
এটা তো বি আর ডি এর মধ্যে যে কোনো একটা হতে হয়। বি তো 290 আছে তো 227। हम्म यही यही हम पूछ रहे थे, इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कंफ्यूजन कि बी भी तो हो सकता है, बिकॉज 87 है नियर अबाउट आंसर, या फिर अगर वो नहीं मानते हैं देन मेरा नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं क्या आंसर है, हम भी एक बार देख लेते हैं। देखो इन्होंने डी लिया है इस केस में, ठीक है। तो इन्होंने डी लिया है, देखो अब अगर हम लोग 87 ले लेते हैं तो वैसा भी कुछ गलत है नहीं, बिकॉज 87 और 90 में उतना कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग डिफरेंसेस में ले रहे थे, बट इतना डिफरेंसेस भी नहीं आ रहा था ना। देखो यहाँ 3 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, 3 पॉइंट का। और बाकी सारे क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, अभी तक हम लोगों ने जो भी मतलब डी को छोड़ के जो भी बाकी ऑप्शंस लिया कि भाई ये नियरेस्ट आंसर है, वहां पर 1-2 रुपए का आ रहा था, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लिया गया, तो हम लोग भी डी ले लेते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में इतना कंफ्यूजन वाला नहीं होगा। अगर लग रहा है कि कंफ्यूजन, तो देखो अगर देखोगे ना चेक करके, मैंने तो बोला है ना नियरेस्ट आंसर लेते जाना है, जब तक मेरा आ रहा है मुझे डी को अवॉइड करते जाना है, बट यहाँ पर 3 नंबर्स का डिफरेंस लिया है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर डी ले लिया है, ठीक है। 3 बाकी सारे क्वेश्चन में देखोगे ना तो इतना ज्यादा पॉइंट का डिफरेंसेस नहीं है, इस वजह से इन्होंने वो बी नहीं लेके डी लिया हुआ है, ठीक। बट एग्जाम में आई होप कि इतना ऐसा नहीं रहे। फिर देखो बोल रहा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन ईयरली बेसिस। हम लोग को बोल रहा है कि इंटरेस्ट कैसे पे हो रहा है, ईयरली बेसिस पे हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 10,000 का, ड्यू इन 2 years, 2 साल में 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ड्यू इन 2 years। ड्यू मतलब क्या, मिलने वाला है, बोलते हैं मेरा ये अमाउंट ड्यू है, ड्यू मतलब क्या, इन्हें मिलेगा, ठीक है। 2 साल बाद 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है और इन्हें 10,000 रुपए मिलेगा, और इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा था, तो उस 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब बात ये हो गया कि 2 साल 5% इंटरेस्ट मिल रहा है ईयरली, ठीक है। और फ्यूचर में 10,000 रुपए मिल जाएगा, ये बोला हुआ है। और पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ होगा, ठीक है। अब पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा। अब तो बोलो ये क्या चीज का क्वेश्चन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिए तो सिंपल इंटरेस्ट का तो है नहीं। अब एनुइटी है कि सिर्फ कम मतलब सिंगल कैश फ्लो का है, क्योंकि एनुइटी भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही बेस्ड होता है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सिंपल नहीं है, ये बात क्लियर हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्या है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है कि ये एनुइटी वाला क्वेश्चन। হ্যাঁ বলার এবার কতটা কেটে গেল। ইয়ারলি বেসিস মানে ইয়ে হবে, এটা অ্যানুইটির কোশ্চেন। অ্যানুইটি কেন হবে, ওটা মানে ইয়ারলি বেসিস বলেছে কত টাকা। ইয়ারলি তো কিছু বলেনি, বলেছে 2 বছর পর 10,000 টাকা পাবো, ইন্টারেস্ট ইয়ারলি দেয়া হয়, মানে ইন্টারেস্ট দেওয়ার সিস্টেমটা বছর বছর। সেই 10,000 যেটা 2 বছর পর পাবো তার আজকের ভ্যালু কত। কোথাও তো বলেনি যে আমি এত টাকা করে এই মাসে মাসে বা বছরে বছরে ইনভেস্ট করছি। এটা তো সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লো হলো না, সিম্পল যেটা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কোশ্চেন, তাই না। হ্যাঁ, তো ये हो गया 10,000। হ্যাঁ বল। ওই ইন্টারেস্টটা ইয়ারলি বেসিস, তাই বললাম ওটার জন্য মনে হয়। ইয়ারলি বেসিস মান্থলি সেটা তো দেখো তোমার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টেও বিভিন্ন রকম ভাবে ইন্টারেস্ট দেওয়া যেতে পারে, অ্যানুইটিতেও বিভিন্ন ভাবে ইন্টারেস্ট দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অ্যানুইটি আছে কিনা সেটা জানার জন্য এটা বুঝতে হবে না কি আমি কোন একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট কোন একটা পার্টিকুলার হিসেবে পাচ্ছি বা দিচ্ছি। কিন্তু এখানে তো এই টাকাটা তো আমি ডাইরেক্ট 2 বছর পর পাচ্ছি, আমার তো কোনো ইনভেস্টমেন্ট বারবার কিছু নেই, বলেই নি। হ্যাঁ হ্যাঁ एन, हाँ N2 हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर 2, 1.05 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 9070, 9070। हाँ इसमें देखो एग्जैक्ट दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 3 का आंसर ऑप्शन ए है। फोर्थ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000
ड्यू इन 2 ईयर आफ्टर 5%। ओ सॉरी, यही वाला तो किया, फोर्थ वाला ये मैंने 3 लिख दिया क्या? না ম্যাম, এটা হাফ ইয়ারলি দিয়েছে। ও আচ্ছা, সেম কোয়েশ্চেন আবার আলাদা দিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। The present value of 10,000 due in 2 years, 5% per annum compound interest when the interest is paid half yearly basis। अच्छा सेम क्वेश्चन है, बस बोला है कि हाफ ईयरली बेसिस, मतलब यही वाला ड्रॉ होगा। लेकिन ये इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली मिलेगा, मतलब 6 6 मंथ्स के गैप में 5% का आधा कितना हो जाएगा? 2 2.5 2.5 करके मिलेगा मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सिंगल कैश फ्लो का ये तो हम लोग समझ ही गए हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन से। टू 2.5%, और एन कितना हो जाएगा? अगर हम फॉर्मूला लगा के ना भी निकाले तो हम लोग देख के भी तो बोल सकते हैं एन कितना हो रहा है, कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा। हम बोलो 4 बार। 4 बार दिख ही रहा है। और अगर निकालना चाहते हैं तो एन इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो ये हो गया 2, ये हो गया नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 2, तो ये हो गया 4। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2 3 4, मेमोरी प्लस, ठीक है, फिर 10,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 9059। तो कैलकुलेटर पे करके आ जा रहा है 9059, देखते हैं। अच्छा, अब आंसर फिर क्या ले? 9059, 59 मतलब 60 मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो फिर मेरा आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा ले? 1 2 रुपए का हेर फेर तो चलता है ना। देखो 9059.5 है, तो हम इसको 9060 भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 506 इस तरीके से है। तो अब बोलो कौन सा आंसर मुझे देना चाहिए? देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा आंसर आया 9060, ठीक है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन को ध्यान में रखते हुए। ये 69 है, मतलब 70, ये 60 है। अब ये दोनों में से बोलो कौन सा होना चाहिए? 60 টাকা আর ওদিকে 61 আর এদিকে নান অফ দিস, कौन सा होना चाहिए? जो नियरेस्ट आंसर होता है वो होना चाहिए, तो क्या देना चाहिए? তাহলে 61 হবে। हाँ, तो फिर नियरेस्ट वाला देंगे ना, क्योंकि यहाँ तो कोई 3 4 रुपए का फर्क नहीं आया है। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 3 4 रुपए का फर्क आया था, इसीलिए उन्होंने दूसरा, तो मेरे हिसाब से सी लेना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ देखो सी लिया है, ठीक है। मतलब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखा है कि भाई अगर बहुत नियरेस्ट है तो लो, अदरवाइज अगर मोर देन 3 4 रुपीज चला जा रहा है, मोर देन 1 चला जा रहा है तो मत लो, ठीक है। तो ये देखो 4 का सी ले लिया है। अच्छा, अब हम लोग 5th नंबर पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो। बोल रहा है कि मतलब स्टार मतलब ये नहीं कि आएगा, हम ऐसा बोल रहे हैं, बट जब एग्जाम देने जाओगे तो ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में कुछ रिपीट वैसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में देख लो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, जो भी हो, ठीक है, कुछ रिपीट विपीट नहीं होता है। और कभी कभार हो भी सकता है कि भाई नाम वाम चेंज करके दे दिया, बट अलग टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे, तो उसमें ध्यान से देख के जाना है एग्जाम टाइम में। बोल रहा है कि जॉनसन लेफ्ट 1 लाख विद द डायरेक्शन दैट इट शुड बी डिवाइडेड इन सच ए वे दैट हिज माइनर सन टॉम, डिक एंड हैरी एज्ड 9 12 15 years should each receive equally after attaining the age 25 years। तो बोल रहा है कि जॉनसन के पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और उनका ये सोचना है इस 1 लाख रुपए से दैट
ये दैट इट शुड बी डिवाइडेड इन सच ए वे, ये 1 लाख रुपए ऐसे करके डिवाइड कर दिए जाए इनके 3 बच्चों में, जिनका आज एज है, एक का 9 साल, एक का 12 साल, एक का 15 साल। जब सबका 25 साल हो तो सबको समान समान पैसा मिले, ठीक है। मतलब किसी को कम भी ना मिले, किसी को ज्यादा भी ना मिले। जैसे जैसे ही टॉम का 25 साल हो जाएगा उसको जितना मिलेगा, डिक का 25 साल होने से उसको जितना मिलेगा, हैरी का 25 साल होने से उसको जितना मिलेगा, सभी को सेम मिलेगा। तो सबसे पहले वैसे देखा जाए तो हैरी का ही 25 साल होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, वो 15 साल का है। तो इसका 25 साल होने पे इसको जितना मिलेगा, डिक को भी उतना ही मिलना चाहिए और टॉम को भी उतना ही मिलना चाहिए। ये अभी तक का क्वेश्चन में बताया गया है। अच्छा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 3.5%, तब तक जो इंटरेस्ट है उस पैसे पे वो 3.5% करके लगने वाला है। हाउ मच ईच सन रिसिव्ड आफ्टर गेटिंग 25 years ओल्ड, एक एक बच्चे को 25 साल होने पे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हम इसको समझाते हैं ऐसे। देखो, बच्चों का नाम लिख लेते हैं। ম্যাম সবার তো ইন্টারেস্টটা আলাদা আলাদা হবে। ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্টটা একই, মানে ইন্টারেস্ট রেটটা একই থাকবে আর কোয়ান্টিটিটা আলাদা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওই বছরের জন্য। হ্যাঁ, বছরের জন্য। अब देखो, करेंट एज इसका है 9 साल, इसका है 12 साल, इसका है 15 साल, ठीक है। तो 25 years होने में इसको कितना टाइम लगेगा, टॉम का भी 9 years है, तो 25 years होने में इसको कितना समय लगेगा, इसको तो देखो 10 साल लगेगा, इसको 13 साल, হুম, और इसको আর 15 বছর। 16 নাকি, 14, 9 6 15 হয়। হ্যাঁ, 10, নয় হ্যাঁ। ছয় 15, ठीक है। तो अब देखो हम लोग कैसे निकाले कि कितना होना चाहिए। तो देखो हम एक सिंपल यहाँ पर लिखते हैं कि सबको सेम अमाउंट मिलना चाहिए। तो हम लिखते हैं लेट इक्वल अमाउंट गॉट बाय ईच चिल्ड्रन इज ₹X। मान लेते हैं सबको ₹X मिलना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पर एक ड्रॉ बनाए टॉम के केस में, ये मान लो टॉम का जैसे 16 years कंप्लीट होगा, ये टाइम ड्यूरेशन 16 years, तो टॉम को कितना मिल जाएगा फ्यूचर में ₹X, ठीक है। सेम अगर डिक के लिए ड्रॉ करें, जैसे ही 13 year कंप्लीट हो जाएगा, डिक को फ्यूचर में कितना मिलेगा, ₹X, ठीक है। और जैसे ही हैरी का 10 years, मतलब जो भी एज है उसके बाद 10 years चला जाएगा, तो उसे कितना मिलेगा फ्यूचर में ₹X। यही होगा, क्योंकि सबको सेम मिलना चाहिए, ऐसा इनके फादर यानी जॉनसन का मानना है कि सबको सेम मिलना चाहिए। अच्छा बात है। तो मुझे क्या निकालना चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सके। मुझे तो वैसे एक्स का ही आंसर चाहिए, तो मुझे एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स तो निकाल लेंगे, लेकिन कैसे निकाले, कैसे निकाले वो सोचना पड़ेगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन सब का जो फ्यूचर वैल्यू है, एक्स 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 एक्स, ठीक है, ये सभी फ्यूचर वैल्यू जो है, इसका अगर हम प्रेजेंट, मतलब इस एक्स का अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाले, मतलब हम ये बोल रहे हैं एक्स, इस एक्स का हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, इस एक्स का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इस एक्स का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कि 10 साल बाद जो इन्हें रुपया मिलेगा उसका आज का वैल्यू, 13 years बाद जो रुपया मिलेगा उसका आज का वैल्यू, 16 years बाद जो मिलेगा उसका आज का वैल्यू। अगर हम ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले, तो ये तीनों के प्रेजेंट वैल्यू का जो एडिशन है वो किसके साथ इक्विवेलेंट है, ये किसके बराबर है, बोल सकते हैं। मतलब सबको एक्स 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 मिलेगा, लेकिन इसको अगर टॉम ये कैलकुलेट करे कि मुझे 16 years बाद जो ₹X मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है, डिक अगर ये कैलकुलेट करे कि मुझे 13 years बाद जो ₹X मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है, और हैरी अगर ये कैलकुलेट करे कि मुझे 10 years बाद जो ₹X मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है, तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट है। लेकिन ये तीनों वैल्यू किसके साथ इक्विवेलेंट है, अभी भी नहीं बता सक रहे हो, ठीक है। चलो पहले लिख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले बोलो कि ये एन्युइटी हुआ कि सिंगल कैश फ्लो हुआ, कि कुछ एक अमाउंट इन्हें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है कि एन्युइटी है, मतलब क्या हमें मंथली, ईयरली, क्वार्टरली ऐसा कुछ এটা डिपॉजिट সিঙ্গেল रिसीव। ক্যাশ ফ্লো। एटा सिंगल कैश फ्लो। तो सिंगल कैश फ्लो में अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो सिंगल, এটা
হ্যাঁ বল। ম্যাম ওখানে 1 লাখ তো বলেছিল, মানে ওই টাকাটা। আচ্ছা। হ্যাঁ ওইটাই ম্যাম কি বলো। আচ্ছা, এই সব, ওটাই হচ্ছে তিনজনের ইয়ে। হ্যাঁ ওই তিনটে প্রেজেন্ট ভ্যালু টোটালি কি হতে হবে। ওইটা 1 লাখ টাকা হতে হবে। हाँ ये तीनों का प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख होना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने तो बोल ही दिया 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आज अगर देखा जाए जॉनसन के तरफ से कि ये अपने बच्चे को सभी को एक से एक देंगे, किसी को 16 साल बाद, किसी को 13, किसी को 10, क्योंकि सबका 25 साल होने का ड्यूरेशन अलग अलग है। तो वो सबका अगर वो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 1 लाख ही होना चाहिए, उससे ज्यादा कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो 1 लाख को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो वही हम पूछ रहे थे। चलो अच्छा है, हो गया हमारा काम। अब अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू देखें तो फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, मतलब अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखे फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, और अगर हम यहाँ से इंटरप्रेट करें तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n। ठीक है, तो सॉरी, तो अब हम देखो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू यानी x 1 + i, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो है मेरा 3.5%। ठीक है, तो 3.5% होल टू दी पावर कितना हो जाएगा n, मतलब पहले केस में 16। इसका जो फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है उसका आज का वैल्यू सेम, वही परसेंटेज रेट सेम है, बस ड्यूरेशन अलग अलग है, और इसका हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 + 3.5% होल टू दी पावर 10। ठीक है, अब अगर हम लोग ये तीनों प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो मेरा टोटल इक्विवेलेंट टू 1 लाख होना चाहिए। तो ये 3.5%, ये देखो हम लिख लेते 3.5 डिवाइडेड बाई 100 + 1, एक ही बार में दिखा देते 1.035 हो रहा है। ठीक है, तो हम 1.035 डायरेक्टली लिख रहे हैं टू दी पावर 16, 1.035 टू दी पावर 13, 1.035 टू दी पावर 10 इक्वल 1 लाख। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल, x को कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन लेने से यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.035 टू दी पावर 16, वन लैख। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, कैसे करने से हमारा जल्दी होगा, तो हम लोग सबसे पहले 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम करने से इतना आ जाएगा 1.41। ठीक है, तो इसको मेमोरी प्लस करते 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ये आ रहा है। तो कितना डिजिट तक लिखे देखो, हम लोग 4 डिजिट तक लिखेंगे तो हो जाएगा, या फिर इसको भी मेमोरी प्लस कर सकते हो, हम 4 डिजिट लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद अच्छा मैंने ये 1 डिवाइड किया, मुझे फिर से करना पड़ेगा 13, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं, फिर भी 1 डिवाइड किया, अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे तो मेरा इतना ही रह जाएगा। अच्छा मेरा आया कितना था, ये आया था 1.410, फिर भी मुझे करना ही पड़ेगा, इतना सोचने से अच्छा कर ही लेते हैं। 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 0.6394, फिर 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 0.576। मैंने हर जगह पे 4 डिजिट्स लिया है, उससे ज्यादा कम भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब ये ऐड कर लेते हैं 0.5767
प्लस 0.6394 प्लस 0.7089, 1.925। अब डिवाइड करना पड़ेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई दिस वन, इसको हम कर लेते हैं। चलो मेमोरी प्लस, मेमोरी को हटाते हैं, मेमोरी प्लस 1 लाख, 51,948। तो इसका मतलब सबको इतना करके मिलेगा 51,948। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या है हम लोग का। 51,948, बोलो क्या आंसर दे। ये तो 50 तो नहीं होगा क्योंकि मोर देन 50 है, 51 समथिंग है। ये तो 52, ये ज्यादा ये कम है। और मेरा है 51,948 और ये है 994, तो गैप तो बहुत ज्यादा है। फिर आंसर क्या होना चाहिए? डी হবে none। डी होना चाहिए। देख लेंगे डी किया है कि नहीं। 5, डी लिया। 6th नंबर बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम विल ए सम ऑफ मनी विल डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार कर लिया, आज अभी भी किया था थोड़ी देर पहले। कितना आंसर होगा बोलो? अभी तो किया आज। ऑप्शन देख के नहीं समझ में आ रहा यहाँ है पर कौन सा। 14 हाँ 14.2 वाला क्वेश्चन, वही रेट वेट सब सेम दे दिया है हमें। टी पूछा है यहाँ पर, ए नॉट टी बराबर। ठीक है, ये हम ज्यादा कुछ और नहीं कर रहे, इसमें जस्ट ये वैल्यूज को पुट करके डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। दोनों साइड से एक चला जाएगा। n इक्वल टू 14.2। ठीक है, ये बहुत बार कर लिया तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है मुझे। बी ऑप्शन 7। इन हाउ मेनी ईयर से सम ऑफ मनी ट्रिबल, फिर से ट्रिबल हो जाएगा, आज ही किया। पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस, शायद ये वाला भी किया, पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। क्या आंसर आया था याद है? देखो कॉपी में देखो, आज ही किया। আজকেই করলাম, আমার যতটা মনে পড়ছে ট্রিবলের কোয়েশ্চেনটা এই পেজে। ये देखो, अच्छा इसमें कुछ अलग आंसर आया था, वो 8% था। ठीक है कोई बात नहीं, परसेंटेज ही चेंज है, बाकी सेम है। चलो कर देते हैं। कितने समय में ट्रिबल हो जाएगा पैसा? एक्स जो है वो 3x हो जाएगा। एक्स जो है वो 3x हो जाएगा। 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। तो आई कितना हो जाएगा? 5% रहेगा या कुछ और हो जाएगा? 5% पेबल हाफ ईयरली है तो आई कितना होगा? एडजस्ट हो जाएगा। ये मतलब 5% मुझे 2 बार में मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 2.5% करके। तो कितने समय में ये होगा ये पूछ रहा है। टी कितना होगा? तो इस केस में टी और एन बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एन इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना है इसमें? 2 बार ईयरली 2 टाइम्स, तो एन इक्वल टू 2t है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा n/2। जो भी n का आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 करने से मुझे t पता चल जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। 3x हो जाएगा पैसा जो कि x है। 2.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे, ये टू दी पावर n। दोनों साइड से x हट जाएगा या फिर ऐसे लिख दो, ये आ गया 1.025 टू दी पावर n। तो मुझे ये देखना है कि 3 कितने समय 1.025 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 3 आता है। चलो चेक करो। 1.025, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30, ये कुछ ज्यादा हो गया लग रहा है, 1.025, कुछ गलत हो गया क्या? नहीं ठीक ही हो रहा था, बेकार में हटा दी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 44 में आ रहा है, तो n इक्वल टू 44 में आ रहा है 2.96, तो n इक्वल टू 45 में कितना आ रहा है वो भी चेक करते हैं, 3.03। तो इसका मतलब n का आंसर 44 और 45 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अब वो हम कैसे ढूंढे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में तो t रहेगा, तो अब मुझे तो t निकालना है, तो हम t कैसे निकाल सकते हैं, एक बार n 44 मान के निकाल लेते हैं, एक बार 45 लिख के निकाल लेते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो इसके हिसाब से 22, इसके हिसाब से हो जाएगा 22.5। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है t का। तो ऑप्शन है ये देखो, 18 ईयर 7, 18 ईयर 6, 18 ईयर 8 और 22 3, तो बोलो कौन सा आंसर होगा, पता चल जा रहा है इससे। डी হবে। डी होगा, क्योंकि 18 का तो कोई कंसेप्ट है नहीं हमारा, तो डी से आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, 8th नंबर देखो, बोल रहा है ए मशीन डेप्रिशिएट एट 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग में जो वैल्यू था 10% करके डेप्रिशिएट हो रहा है, द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल बीइंग, कॉस्ट इतना है जब बेचने गए तब, और स्क्रैप 9000 है, फॉर हाउ मेनी इयर्स द मशीन वाज टू यूज, कितने साल तक मशीन यूज हुआ, मतलब हमें टी निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा कोई एन्युटी वैन्युटी नहीं है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सिंपल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे इंटरेस्ट अमाउंट पे लगता है, और डिप्रिशिएशन भी कैसे होता है कि हमेशा बचे हुए वैल्यू पे लगता जाता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में एडिशन होता है, यहाँ लेस होता है। हम लोग ये क्वेश्चंस इस तरीके का कंपाउंड इंटरेस्ट में किए हुए हैं, ठीक है। तो ये 9000 देखो, इसका स्क्रैप वैल्यू जब हम लोग बेचने गए, और इसका कॉस्ट था 23,240, और इंटरेस्ट सॉरी डेप्रिसिएशन कैसे लगा है, 10% पर एनम करके, एन को एन ही रहने देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं, 9000 डिवाइडेड बाई 23,240 इक्वल टू 1 - 10%, मतलब देखो 110 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, ठीक है, ये -1, तो ये कितना आ जाएगा 0.9, वो तो मैंने बाद में इन लिखा तो नेगेटिव दिख रहा है, वैसे नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा है। 9000 डिवाइडेड बाई 23,240, तो ये आ गया कुछ इतना 0.3872 ऐसा आ रहा है। तो मुझे अब देखना है कि 0.9 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ सकता है, तो चलो चेक करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 9 में आ रहा है 3874, 0.3874 आ जा रहा है, जबकि 72 है। चलो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, फिर भी एक और एक स्टेप देख लेते हैं। तो अगर 10 करते हैं तो 0.34867 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 9 ठीक दिख रहा है, फिर भी बोल सकते हैं कि 9 और 10 के बीच का है। तो बाकी मुझे पूछा क्या है, देखो मुझे पूछा है कितने दिन, मतलब टी। अब क्योंकि यहाँ पर टी और एन बराबर है, क्योंकि डिप्रिसिएशन हर साल लगा है, तो मेरा टी का आंसर या तो 9 होगा या तो 10, या दोनों के बीच का कुछ एक होना चाहिए, ठीक है। 9 होना चाहिए, 9 एंड मोर देन 9 होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है, 7, 8, 9, 10 कौन सा दे, मोर देन 9 बट लेस देन 10, तो फिर सही आंसर क्या होगा। देखो 7, 8 तो नहीं होगा, 9, 10 में से कौन सा होना चाहिए बोलो, कॉमन सेंस, 9 से ज्यादा 10 से कम, 9 ही सही हो रहा है ना, क्योंकि 9 में बहुत ज्यादा करीब आ रहा है हमारा वैल्यू, ठीक है, मतलब लगभग लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा सा इधर उधर अगर छोड़ दो तो 7, 4 और 7, 2, तो मुझे यही वाला आंसर देना चाहिए।
नाइन्थ नंबर में देखो क्या बोल रहा है, ए मशीन वर्थ 49074, इतना इसका कॉस्ट है, इज डेप्रिशिएटेड एट 15% ऑन इट्स ओपनिंग वैल्यू ऑफ ईच ईयर। ओपनिंग वैल्यू ऑफ ईच ईयर मतलब हर साल जो वैल्यू मिलेगा स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में, उस पे डिप्रिशिएशन लगेगा। मतलब डब्ल्यूडीवी या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड जो भी बोलो उसके हिसाब से बोल रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कंसेप्ट पे चलेगा कि बचे हुए वैल्यू पे डिप्रिशिएशन लगेगा। स्ट्रेट लाइन होता फिर सिंपल इंटरेस्ट के साथ मैच होता। when its value would reduce to 2 lakh, इसका वैल्यू ये 4,90,740 का मशीन रिड्यूस होते होते 2 लाख तक कब पहुंच जाएगा, मतलब वही टी पूछा है। तो देखो a इक्वल टू पी इंटू 1 - i होल टू दी पावर n। तो a मेरा बोला है कि मेरा मशीन का वैल्यू कब 2 लाख में पहुंच जाएगा, a मतलब बचा हुआ वैल्यू, ठीक है। और जैसे कि इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट, बट यहाँ पर मेरा ये होना चाहिए। अच्छा ये हम नाइन्थ वाला कर रहे हैं, ये 10 भी सेम है क्या? ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर बोल रहा है 15% डिप्रिशिएशन लगता है, पी है 4,90,740, 15% डिप्रिशिएशन लगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 15% मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 -1, 0.85 टू दी पावर n, 2 लाख divided by 4,90,740, 0.4075 इक्वल टू 0.85 टू दी पावर n। फिर से देखना पड़ेगा 0.85 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा, तो 2 3 4 5 6। अच्छा 6 में कम आ गया, मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए था 5 वाला, चलो 6 वाला लिख लेते, वो मेरे हिस्ट्री में दिख जाएगा। यहाँ कैलकुलेटर की हिस्ट्री में चेक करेंगे, 0.4437, 0.4437, क्योंकि ईयरली डेप्रिसिएशन लग रहा था तो टी और इन बराबर है, मुझे टी ही पूछा है, तो मेरा टी का आंसर 5 और 6 के बीच का होगा। तो हम देख लेते हैं कि नाइन्थ में मेरा ऑप्शन क्या है, 4 ईयर 6 मंथ्स, 4 ईयर 7 मंथ्स, 4 ईयर 5 मंथ्स, 5 ईयर 7 मंथ्स। बोलो कौन सा आंसर होना चाहिए, 5 और 6 के बीच का आ रहा है, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? मैम 5-7 हाँ ये था। मतलब डी, 5 ईयर्स 7 मंथ्स, ठीक है। अच्छा अब टेंथ वाला देखो, टेंथ वाला सेम दिया है, मशीन का कॉस्ट दे दिया है, डिप्रिशिएट 15% ओपनिंग वैल्यू व्हेन इट वुड। अच्छा अब यहाँ पर बस बोला है इसका वैल्यू रिड्यूस होकर 90% कब हो जाएगा, ठीक है। व्हेन इट्स वैल्यू वुड रिड्यूस्ड बाय 90%, ठीक है, बाय 90% बोला है। तो अगर 90% रिड्यूस हो जाएगा तो बचा हुआ वैल्यू कितना होगा? बाई 90% मतलब 90% से रिड्यूस हो जाना चाहिए, तो बचा हुआ वैल्यू कितना रहेगा परसेंटेज मैम में बताओ। 49 में नहीं वो 10%। 10%, ठीक है, तो मेरा ए 10% होगा यहाँ पर, ये चीज मुझे समझना था। तो ये देखो फॉर्मूला तो वही लग रहा है इसमें भी। तो देखो मेरा पी कितना है 490,740, 490,740, मेरा ए कितना होना चाहिए 490,740 का 10%, क्योंकि मुझे यहाँ पर लैंग्वेज में बता दिया है कि अगर 90% तक रिड्यूस हो जाता है तो बचा हुआ वैल्यू 10%, तो फिर 10% मतलब कितना हो जाएगा, कॉस्ट का 10% बता रहा है, 15% टू दी पावर n, ठीक है। 49074, ठीक है, 10% मतलब 10/100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 490,740। और ये 0.85 अभी अभी कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पर 0.85 आएगा, 1 - 15% का मतलब। अब 49074 डिवाइडेड बाई 490,740 इक्वल टू 0.85 टू दी पावर n। 49074 divided by 490,740, 0.1 आ रहा है, ठीक है। तो 0.1 इक्वल टू 0.85 टू दी पावर n। अब चेक करेंगे कि 0.85 को यहाँ भी ए नॉट टी बराबर है, क्योंकि ईयरली डिप्रिशिएशन है। बोलो। मैं বলছি এটা যদি আলাদাভাবে করি মানে 4 লাখ
90,740 হচ্ছে এখনকার মানে কস্ট। হুম আর আর কি মানে পরে ওটা 90% কমে যাবে ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে। হুম তো 90% ডেপ্রিসিয়েশন লাগছে হ্যাঁ টোটাল। মানে 10%, হ্যাঁ মানে এখনকার মেশিনে 10%টা থাকবে। হুম, তো এখনকার মেশিনে 10% মনে হয় 49,074 বা কিছু এরকম কিছু একটা আসবে। এই তো তো আমি যদি, হ্যাঁ এইটা 49,074। হ্যাঁ আমি যদি 4,90,740 -15% মানে ওইভাবে করতে থাকি, তো ওই অ্যামাউন্টটা আসা অব্দি যত বছর হবে ওই ওই বছরটাও তো লিখতে পারি। হ্যাঁ ওই বছরটাও লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ওতে তো টাইম বেশি লাগবে, তোমাকে অনেকবার ক্যালকুলেশন করতে হবে। ওইভাবেও করা যাবে, মানে ডাইরেক্ট লিখে যেরকম নর্মাল ক্যালকুলেশন অ্যাকাউন্টসে আমরা করি। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.1 होना चाहिए, तो 10 11 12 13 14, 14 में 1.0 आ रहा है, नोट डाउन करते हैं। 0.1027 ऐसे आ रहा है, 15 में 8 आ गया, तो 14 15 के बीच का होना चाहिए। तो 14 15 के बीच का मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है। 14 15 के बीच का, तो बोलो कौन सा आंसर होगा। डी। डी दिख ही रहा है, ठीक है, डी हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट 11 बोल रहा है कि अलीबाबा बोरोज 6 लाख housing loan at 6% repayable in 20 annual installment commencing at the end of the first year. How much annual payment is necessary? मतलब बोल रहा है इन्होंने 6 लाख रुपए बोरो किया, तो बोरोइंग हमेशा प्रेजेंट वैल्यू बताता है, तो 6 लाख मेरा प्रेजेंट वैल्यू हो गया। लोन हाउसिंग लोन लिया है जिसपे इंटरेस्ट रेट है 6% पेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो 6% करके इंटरेस्ट देना पड़ेगा 20 इंस्टॉलमेंट में, ये 6 लाख रुपए हमें रीपे करना है इनको, ठीक है। और जो इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट ईयर के एंड से स्टार्ट होगा, वैसे भी हमें पता है लोन का जो है वो एंड ऑफ द पीरियड से स्टार्ट होता है। तो कितना एनुअल पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब एन्युटी पूछ रहा है, तो ये मेरा एन्युटी रेगुलर हो गया, ठीक है। और मुझे प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर A/I 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + I होल टू दी पावर n, ठीक है। तो P है मेरा 6 लाख, और ए मुझे निकालना पड़ेगा, आई है मेरा 6%, इन 20, अब चेक करके देखना पड़ेगा कितनी। 1.06 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल जितना भी आया -1, प्लस माइनस करके इसको हटा देते हैं, डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं, इंटू 6%, नहीं डिवाइडेड बाय 6%, ठीक ही कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 6%। तो ये जो भी अमाउंट आ गया तो ए इंटू उतना हो गया, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, तो इसको भी मेमोरी प्लस करके कर लेते हैं एक बार में। 6 लाख डिवाइड मेमोरी रिकॉल 52,310, देखते हैं ये वाला सी, ये तो एग्जैक्ट आ गया, सी हो जाएगा। 12 में क्या बोला है देखते हैं, देखो बोल रहा है ए सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, सिंकिंग फंड समझाया था, ठीक है। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिवेंचर वर्थ 5 लाख, मतलब हम लोगों ने एक्चुअली
जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे वहां देखना, या फिर 12th में जरूर पढ़ा होगा। तो डिवेंचर जब कंपनी इशू करता है, डिवेंचर का मतलब पब्लिक से कंपनी लोन लेता है, उसको बोलते हैं डिवेंचर, ठीक है, बैंक से ना लेके। पब्लिक से लेने का बेनिफिट होता है, इसीलिए पब्लिक से लोन लेता है। बेनिफिट ये है कि पब्लिक को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, जबकि बैंक वालों को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। और दूसरा बात है, पब्लिक फिर क्यों लोन देती है कंपनी को, क्योंकि किसी बैंक में अगर पैसा रखोगे, वो जो इंटरेस्ट देगा उससे कंपनी उसे ज्यादा इंटरेस्ट देगा, इसलिए पब्लिक रखती है। लेकिन बैंक और इसमें जो है, मतलब देखो, कंपनी अगर डूब जाए तो पैसा ना भी मिले, अगर डिसोल्यूशन में चला जाए, बट बैंक के केस में ये थोड़ा कम होता है। इसीलिए मतलब डिपेंड करता है कौन कितना रिस्क ले सकता है, कौन कितना चीजों को समझता है, समझ के करने से रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी है, यहाँ पर हमें बोला है कि डिवेंचर मतलब लोन का पैसा, सीधा बात है, मुझे लोन रीपे करना है तो मैंने एक फंड बना लिया, कितने का, 5 लाख रुपए का। एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स, तो मेरा लोन 25 साल का है। 25 साल बाद मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, ताकि हम अपना लोन रीपे कर सके। हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड, तो मुझे कितना पैसा रखना है उस फंड में, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन करना। नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर, तो हर साल प्रॉफिट से कितना पैसा सेट असाइड करना है, ताकि 25 साल के एंड में मुझे 5 लाख मिल जाए मेरे सिंकिंग फंड में। और मैंने ये भी बोला था, फंड का पैसा रखेंगे तो बढ़ेगा तो नहीं, तो ये हम लोग इन्वेस्ट भी कर देंगे 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे। तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है, मुझे ए निकालना है एनुइटी के, मुझे हर हर साल कितना करके पैसा जमा करना है। तो मुझे फ्यूचर वैल्यू गिवन है, क्योंकि देखो क्वेश्चन को अगर ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा 25 ईयर्स बाद मुझे 5 लाख चाहिए, तो अभी मुझे कितना कितना करके हर साल जमा करना चाहिए। तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है, दैट इज 5 लाख। और फ्यूचर वैल्यू अब क्या है, एनुइटी रेगुलर, क्योंकि लोन का बात है, ठीक है। 1 + i होल टू दी पावर n -1, तो ये पैसा हम लोग ईयर एंड में हर बार जमा करेंगे अपने फंड में, तो 5 लाख बन जाए वो पैसा। ए कितना है वो मुझे निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट है मेरा 4%, चेक कर लेंगे, हाँ 25 साल का बात है। देखते हैं कितना आ रहा है, 4 / 100 + 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 /4%, ये आ गया। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, तो ये यहाँ से हटा देते हैं, मेमोरी प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 12,005। तो 12 का आंसर हो गया। अब इसमें से क्या होना चाहिए, 12,005, मतलब हम लोग ऑप्शन ए दे ही सकते हैं, जिसमें 6 है 5 के जगह, और ये देखो 5 के बाद 0.98 है, तो हम लोग इसको 6 लिख सकते हैं, बट मैंने लिखा नहीं, चलो आंसर तो मैच हो गया हम लोग का। फिर 13 में आ जाते हैं। 13 वाला देखो, बोल रहा है कि ए मशीन कॉस्ट 5,20,000 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स, ए सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय ए न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट। मतलब एक मशीन, आज उसका वैल्यू है 5,20,000 और उसका लाइफ है 25 साल। अब हम लोग एक फंड बना के रख रहे हैं, क्योंकि जब ये मशीन और काम कर नहीं रहेगा तो हम लोग नया मशीन खरीदेंगे, और जो नया मशीन खरीदेंगे उसका प्राइस जो है 25% हायर होगा इसके प्राइस से। तो नए वाले मशीन का प्राइस कितना होगा, 5,20,000 से 25% ज्यादा, ठीक है। और ये पैसा जितना भी हो रहा है वो मैं 25 साल बाद चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा ये मशीन 25 साल चलेगा। मतलब सीधा बात है, मेरे पास आज एक मशीन है, ठीक है, जिसका वैल्यू है, मेरे पास जो मशीन है उसका वैल्यू है आज 5,20,000। ये मशीन 25 साल मुझे सर्विस दे देगा, 25 साल बाद मुझे नया मशीन लेना पड़ेगा, जिस मशीन को खरीदने में मुझे लग जाएंगे इतने रुपए, ठीक है, इतने रुपए लग जाएंगे। तो अगर हम फंड बना रहे हैं तो जितना रुपए मुझे जरूरत होगा उतने रुपए का फंड मुझे चाहिए, ठीक है। हम जो भी चीज खरीदेंगे, जितने रुपए का खरीदेंगे उतने रुपए का ना फंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे लिए ये अमाउंट 6,50,000। तो क्योंकि मेरा मशीन फ्यूचर में 6,50,000 का आना चाहिए, तो हम अगर आज से फंड बना रहे हैं तो मेरा 25 साल बाद जो है फंड में 6,50,000 होना चाहिए। वैसे आगे पढ़ के देखते हैं। विथ स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000, लेकिन ये वाला मशीन मुझे स्क्रैप वैल्यू दे देगा 25,000, मतलब इसको मार्केट में बेचेंगे तो मुझे 25,000 मिल जाएगा। तो फिर फंड में मुझे मुझे फंड में कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, बोलो, फंड कितने रुपए का फंड चाहिए फिर मुझे।
6,50,000 का मुझे फंड चाहिए, बट 25,000 का मुझे सपोर्ट मिल रहा है पुराने वाले मशीन को बेच के, तो कितने रुपए का फंड बनाने से ही होगा? बोलो कितना आ रहा है? 6,25,000। बोलो यहां तक समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? बोलो। 6,25,000 हो रहा है, ठीक है। तो 25 साल बाद मुझे 6,25,000 चाहिए, तो ये मेरा फ्यूचर वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बोल रहा है कि फंड में कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है। सेट असाइड कितना करना पड़ेगा, व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एवरी ईयर इफ द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेटेड 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए इंटू 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। तो मुझे फ्यूचर में 6,25,000 चाहिए, मुझे कितना पैसा करके सेट असाइड करना पड़ेगा? 1 + 3.5% टू दी पावर 25 -1 डिवाइडेड बाई आई, मतलब 3.5%। 3.5 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितना आ गया? इक्वल टू 6,25,000 डिवाइडेड बाई ये वाला 16,046। तो इसका मतलब मुझे इतना पैसा करके जमा करना पड़ेगा। ए का आंसर 16,046। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन डी बोल के कुछ है नहीं, तो इसी में से हमें कोई टिक करना पड़ेगा जो हमारा सही आंसर होगा। तो 46 तो नियर अबाउट सी होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद 14 और 15 है, ठीक है। तो ठीक है, 14 15 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 14 15 और एक परपीचुइटी का मैंने क्वेश्चन बाकी रखा है, ठीक है। क्योंकि 14 में थोड़ा सा ना रॉन्ग है क्वेश्चन, तो वो देखना पड़ेगा कि कैसे करके मतलब क्या ठीक करना है क्या नहीं, वो हम बताएंगे। तो भी टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसीलिए हम उसे अभी नहीं करवा रहे। 14 15 और एप्लीकेशन और परपीचुइटी वाला क्वेश्चन ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.